टेक्स्ट पे, ईमेल पे या नोट्स पे जब आप लिख के अपने स्पाउस को कुछ भेजते हैं, सो 7% वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो कि आप अगले को समझा पाते हैं कुछ। उसमें अगर नॉन वर्बल ऐड नहीं किया तो बाकी सब अजम्पशन बेस्ड है। और यकीन माने रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं जब अजम्पशन आ जाती है। कि बहुत दफ़ा लोग थेरेपीज़ में जाते हैं या कोचिंग सेशंस में जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, मास्टर क्लासेस लेते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी चीज़ आपको ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं करती, चेंज स्टार्ट करती है। हाँ सही है। मैंने जी, मेरी माँ को आपने सलाम करना है रोज़ सुबह उठ के, और आप इस बात पे बेगम से झगड़े कर रहे हैं कि तुम भूल गई, तुमने सलाम नहीं किया अम्मी को। आपको किसने बताया कि मैंने सलाम नहीं किया? या मैं अभी कर लेती हूँ जाके। आप मार्जिन कितना दे रहे हो, और क्या ये ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ठीक है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, ऐसी यंग लड़कियां देखी हैं जिनकी शादियां हुई, वो इतनी पॉसेसिव हो गई कि उनके जो हस्बैंड्स हैं उनका काम बेसिकली अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज में उनका काम है, सही है, और वो हाई टिकट आइटम सेल करते हैं और उनकी फ़ीमेल क्लाइंट्स हैं, तो बंदी ने बोलना शुरू कर दिया आप फीमेल क्लाइंट्स आज से नहीं लेंगे। सही है, नाउ दैट इज कंट्रोल। हाँ, घर में फाके आने की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉमिस ये होता है कि कोई भी पुरानी बात वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी। यार ये तो सबसे मुश्किल काम है वैसे, लोग कर जाते हैं। इस बात पे ये केस कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपसे मेरी इंटरेक्शन और बातें तो होती रहती हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो भी आपसे बातें हों वो हमारी ऑडियंस तक पहुँचें, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू ऐड होती है मेरी लाइफ में और मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे जब हम डिस्कशन कर रहे होते। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपके साथ मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं, एक हमने जुनैद भाई के चैनल पे की थी और एक हमने मेरे अपने चैनल पे की। माशाल्लाह दोनों को बड़ी अच्छी तरह रिसीव किया गया, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और लोगों ने ये कहा कि यार आई वांट दिस पर्सन टू स्पीक मोर। ठीक है तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो काम है वो ये है कि बहुत सारे हम देखें, आप रिलेशनशिप कोच हैं, सही है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और जितना मैं जानता हूँ रिलेशनशिप कोचिंग और NLP वगैरह का जितना भी हमारा बैकग्राउंड है कि रिलेशनशिप कोचिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये है बोथ हैव टू बी ऑन बोर्ड। सही है। अभी रिसेंटली एक बंदे ने मुझे, इंडिया से थे वो, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए अजाब हो गया था कोचिंग सेशन। तो मैंने कहा कैसे? उसने अपनी पर्सनल कोचिंग की बात की, आपसे बेसिकली कह रहा था कि मैं सना को अप्रोच करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपका बैकग्राउंड क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे कोचिंग करवानी है, मेरा रिलेशनशिप और ऑलमोस्ट एफ्ड अप है, मुझे नहीं पता किस तरह वो करना है। तो मैंने कहा बैकग्राउंड क्या है? आपने करवाई थी? बोला हाँ, लेकिन मैं अपनी बेगम को ऑन बोर्ड नहीं लाना चाह रहा। मुझे पता आप बोलेंगे बेगम को भी आना चाहिए, लेकिन मसला सारा ये है, एक दफ़ा मैंने सेशन किया था एक थेरेपिस्ट के साथ, हम दोनों गए थे, मैंने उसको मनाया था, उसने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उस सेशन में जो जो चीज़ें खुल के सामने आई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी और हेलिश हो गई, क्योंकि वो वेपन की तरह यूज़ होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा वो चीज़ें मेरे अगेंस्ट यूज़ होना शुरू हो गई। तो इसके लिए आपको सिर्फ फिजिकली ऑन बोर्ड नहीं होना है, मेंटली इमोशनली ऑन बोर्ड होना है कि यू आर हेयर टू सेव योर ओन रिलेशनशिप। हाँ, सही है। अब बहुत दफ़ा मुझे आपसे सवाल ये है कि रिलेशनशिप कोचिंग बहुत से लोग समझते हैं कि यार ये शशका है और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपस में मियाँ बीवी बात करें सारे मसले हल हो जाएंगे। एज अ रिलेशनशिप कोच आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्यों लगता है और आप कैसे जस्टिफाई करती हैं द नीड ऑफ रिलेशनशिप कोचिंग, ख़ास तौर पे इन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया में? देखें, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी फ़हद कि नीड की वजह से फिर सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, नीड क्यों है? पहली चीज़, रिलेशनशिप कोचिंग कोई बोलता नहीं है, मैरिज काउंसलिंग बोलता है। मैरिज काउंसलर के पास लोग तब जाते हैं जब उनकी बस लुटिया डूबने वाली होती है। ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर है तो उसको शायद अवेल नहीं करते या लोगों को अंदाज़ा नहीं कि किसके पास जाएं। ठीक है, मैं प्राइमरीली, मेरा जो फोर्टे है वो इमोशनल रेगुलेशन है, माइंडसेट एंड इमोशनल वेलबींग, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग कर रही हूँ और इस साल से मैं वुमेन फोकस ज़्यादा हूँ। नॉट दैट कि मैं मैन को केटर नहीं करती, कोई बायस नहीं हूँ मैं, लेकिन जब कपल कोचिंग की बात आती है और कोई मुझे इसलिए अप्रोच करता है कि उसको अपनी शादी ख़राब होती नज़र आ रही है, या मेरे पास ऐसे अल्फाज आते हैं कि जी मैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहबा कि मैं, हाँ ठीक है, कि मैं अब मज़ीद क्या करूँ। उसमें ख़ानदान वालों से मुशावरत हो चुकी होती है, उनके जो मशवरे होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट ट्रेंड प्रोफेशनल्स,
तो जो आपके हु इज़ नॉट इन योर शूज़, हाउ कैन दे एक्चुअली गो थ्रू समथिंग एंड देन गिव यू एडवाइस? ऑब्वियसली वो खैर ख्वाह ज़रूर हैं, लेकिन उनके मशवरे पे अमल करने के बाद क्या बेहतर हुए हालात? असल में बात है रूट कॉज की। मेरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। मज़ेदार बात देखें, मैं जब कपल कोचिंग करती हूँ तो मैं पहले इंडिविजुअल सेशंस करती हूँ, फिर कंबाइंड सेशन करती हूँ। दोनों को, अगर दोनों बिखरे हुए हैं, उन दोनों को मैं आमने सामने ला के एक जंग का मैदान तो नहीं बनाऊंगी। सो द बेस्ट थिंग इज़, क्या आप दोनों मेंटली एक ऐसे हेड स्पेस में हैं जहाँ पे एक दूसरे से सिविलाइज तरीके से बात कर सकें? मनाना मुझे समझ नहीं आता, ये रूठा हुआ क्यों है कोई? एफर्ट दोनों एंड से लगता है, बट सबसे पहले आप अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, क्लेंस करते हैं, आप अपने माइंडसेट पे काम करते हैं। आप सबसे पहले बात शुरू होती है, हाँ जी, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? आपको पता है फहद, लव मैरिजेस की डिवोर्स रेट्स बढ़ गए। बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें भी जाता है कि लड़कियों को कहा जा रहा है कि जी ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं तो ज़्यादा मगरूर हो गई हैं, तो ज़्यादा वोक हो गई हैं। ठीक है। जेन ज़ी को मसले हो रहे हैं कि जी 25 से 30 साल उम्र हो गई, अभी तक रिश्ते नहीं आए, या शादी के लिए उन्होंने जो एक और कंसिडर नहीं करना शुरू किया कि ऐसा कुछ होता भी है। या ऐसे भी लोगों ने, हमें बच्चियों ने अप्रोच किया कि जी मैं तो रिश्ते आ रहे हैं लेकिन मुझे तो मेरा टिक मार्क्स ही नहीं लग रहे, मेरे चेक बॉक्सेस ही चेक नहीं हो रहे। ऐसा क्या वहाँ लिखा है? क्या किसी ने आपको काउंसिल किया है? व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क? आपने पहली मुलाकात माँ बाप के अगर सामने भी हो रही है या बगैर माँ बाप के भी हो रही है, आपने पूछना क्या है? क्या आप सिर्फ अपने बेस्ट बिहेवियर पे हैं? मेहमान आता है, हम क्या करते हैं फहद? अंदर गालियाँ भी निकल रही है तो चुप बैठते हैं। और ठीक है ना। अभी हमारी बच्चियों को यही नहीं मालूम, या इवन लड़कों को ये नहीं मालूम कि एक बंदे को जानने के लिए आप क्या पूछते हैं। जब आपका इंट्रोडक्शन होता है, मेरे पास सबसे ज़्यादा फ़नी सवाल क्या होता है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू? ठीक है, मैं पूछती हूँ, मैं कहती हूँ भाई चलो ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में पता है, यू आर अप्रोचिंग मी, तुम्हें पता है मैं काम क्या करती हूँ। ठीक है, मैं अब पॉडकास्ट हो गई या अदर, मैं ऑनलाइन आती हूँ या लाइव करती हूँ, तो कुछ लोगों को पता भी है मेरा बात करने का स्टाइल क्या है। ठीक है, मैं उनसे बहुत खुली तरह से कि अनबायस्ड और अनसेंसर्ड बात हो सके, मैं उनको वो सेफ स्पेस देती हूँ। ठीक है, ये मैं देती हूँ, तो लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ जी मैं अप्रोचेबल हूँ, मुझसे बात की जा सकती है। लेकिन जब मैं अगले बंदे से पूछती हूँ ना, अच्छा आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, तो वो स्टार्ट करेंगे, हाँ जी मैंने पढ़ा क्या है, हाँ जी मैं नौकरी कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और बस फिर मुझे उन्हें पोक करना पड़ता है कि अच्छा आपको अच्छा क्या लगता है, अच्छा आपको आगे जाके क्या करना है, आज आप कहाँ खड़े हो, आगे क्या देखना चाहते हो। स्पेसिफिकली कपल कोचिंग में मैं ये ज़रूर पूछती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस लेवल चेक करते हैं आप बेसिकली? मैं सेल्फ अवेयरनेस भी चेक करती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी अपने बारे में सोच क्या है, राय क्या है, व्हाट यू होल्ड इम्पोर्टेंट फॉर योरसेल्फ। आज अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा आपसे प्यार करेगा? ये आमतौर से एक पंचलाइन के तौर पे काम आता है मेरे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फहद लोग उठ के मुंह हाथ धोते हुए, दांत ब्रश करते हुए अपने आप को देख के ये नहीं बोलते कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा, तुम कमाल हो, तुम ये कर जाओगी या कर जाओगे। कोई ये नहीं कहता, अपने आप को बकअप कोई नहीं करता। क्या होता है, उठे आंखें मल रहे हैं, हाय अच्छा अभी ये भी करना भी है। दे आर नॉट एक्साइटेड टू स्टार्ट देयर डे। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे लाइक हम वेकेशन करके आए, बहुत से लोगों की अजम्पशन क्या थी, सना अब तो दिल नहीं कर रहा होगा ऑफिस आने का। नो, आई वॉज मोर मोटिवेटेड। आई वाज लाइक आई नीड टू रीस्टार्ट, आई नीड टू गेट बैक इन माई गेम, आई हैव सो मच टू शेयर, सो मच टू टेल, एंड it's all about believing in yourself. It's all about how you show yourself and how you live your life, because life is happening. जी लो, मिनट बाय मिनट ज़िंदगी गुजर रही है ना। क्या डिफरेंस ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में? आज क्या, what did you do today, what do you plan to do today? और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, एक्शन लेना ज़रूरी है। सो कमिंग बैक टू, एक कपल जब अप्रोच कर रहा है तो वो एक अच्छे हेड स्पेस में नहीं है, मुझे पहले उन्हें अच्छे हेड स्पेस में लाना है। सो क्या आप विलिंग हो अपने ऊपर काम करने के लिए? हर दफ़ा ये पूछना
कि जी आपके चार्जेस क्या हैं, थेरेपिस्ट तो इतने चार्ज नहीं करते, मैंने तो बड़े नामवर मैरिज काउंसलर्स के नाम सुने हैं, वो तो ये इतने महंगे नहीं हैं। ये एक्सपेंस नहीं है फहद, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपने आज तक अपने अंदर क्या इन्वेस्ट किया? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, अगर आपको अच्छी जगह पढ़ाया, या जिस भी जगह पढ़ाया, अगर आपको एजुकेशन मैसर हुई तो वो आपके माँ बाप की काविश थी कि जी हम बच्चों को पढ़ा दें। आपने अपने लिए क्या इन्वेस्ट किया? टाइम और एनर्जी कितना इन्वेस्ट किया? लफंगटरपना करते हैं सब, ठीक है। जब आपके हायर ग्रेड्स होते हैं, हाई स्कूल होता है, तो आप पूंडियाँ कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस लैंग्वेज, बट जो बात सच है वो यही है। और आपके इस चीज़ को मैं बेसिकली इस तरह जस्टिफाई करूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। टोनी रॉबिन्स या इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। 20-20, 25-25 साल पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सही है। मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने मेंटोर्स, अगर वर्चुअल मेंटोर्स हैं, सदगुरु हो गए या गैरी वी हो गया या ग्रैंड कार्डोन हो गया, आजकल एलेक्स हॉर्मोजी, जॉर्डन पीटरसन, ये सारे वो लोग हैं। अच्छा, रोल मॉडल्स हो गए ना ये। इन्वेस्टमेंट दोनों तरह है, मैं उनको पे नहीं कर रहा, बहुत महंगे, मेरी पहुंच से दूर है, सही है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके देख रहा हूँ, yes. कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट जो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हम जिनके लिए बना रहे हैं, ये वही वैल्यू है जो हम पे करके भी देते हैं, ये वही वैल्यू हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। सीन सारा ये है कि जब आपको एक पर्सनल कोचिंग चाहिए होती है, पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, वहाँ चीज़ कस्टमाइज़ हो जाती है। अभी तो हम जनरल बातें कर रहे हैं जो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों पे लागू होंगी, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली 1-to-1 आ जाए, 1-to-1 आते हैं, तो वो एक प्रीमियम हो जाता है। फिर आप कौन सा प्रॉब्लम किस हद तक उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितनी लाइफ की कितनी सारी गिरें खुल जाएंगी। लोगों को ये एनालाइज करना चाहिए, ये रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ फ्री ऑफ कंटेंट बहुत है दुनिया में। आप अपना टाइम लगाएं, पूरे 24-24 घंटे लगाएं, 2-2 घंटे के पॉडकास्ट देखें, 4-4 घंटे के सेशन सुनें। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखें, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब करके यूज़ कर रहे हैं। हाँ, यही ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स यूज़ करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल लेते हैं, ठीक है, टाइम दे रहे हैं उसको। किताबें और जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ऑनलाइन पढ़ा है वो कस्टमाइज नहीं होता। इस पॉइंट को लेते हुए मैं ये बता रही हूँ कि हर कपल की नीड अलग होगी ना। बिल्कुल, दिस इज वेयर आई वाज कमिंग एक्चुअली। क्या पता आप शादी के शुरू में ही इतना अवेयर हो गए हो कि आप चाह रहे हो कि यार मुझे निभाना है, लेकिन माइंडफुल हो के निभाना है। बिल्कुल। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ, अलग रहने वाले के मसले अलग हैं, जॉइंट फैमिली वालों के मसले अलग हैं। मसलों का हल है, लेकिन मसलों के हल के लिए एफर्ट दोनों तरफ से लगता है। वो दोनों तरफ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पहले आप अपने ऊपर काम शुरू नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर काम शुरू करें। अगर आपको ये एहसास हो गया कि यार मेरी लैंग्वेज ख़राब हो गई है, मैं बहुत सार्केज़म को एज अ वेपन यूज़ कर रहा हूँ, या इस सार्केज़म को एज अ वेपन यूज़ कर रही हूँ, आपको क्या पता आप कितनी चीज़ें एज अ वेपन अपने ही अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की हमने, हर किसी के मसले जॉइंट फैमिली सिस्टम में सेम नहीं है। सही है, किसी को सास से इशू है, किसी की सास बहुत ज़बरदस्त ससुर से इशू है, किसी के ससुर बहुत अच्छे हैं, सास ससुर दोनों अच्छे हैं, लेकिन बहन भाइयों से मसला है। सही है, जेठ जेठानी के इशूज़ हैं, पत्नी कौन से इशूज़ होते हैं। सही है, इसके अलावा सब ठीक है, लेकिन कोई पर्सनल स्पेस नहीं दी जा रही है, कि इतने ज़्यादा लविंग हैं वो लोग कि उनको पर्सनल स्पेस नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफ़र करती हैं, प्यार पाँव की बेड़ियाँ बना। हाँ, तो जब हम बात करते हैं ना, हम बेसिकली जनरली बात करते हैं तो हर कोई रिलेट करता है, लेकिन स्पेसिफिकली रिलेट नहीं कर पाता। दिस इज़ वेयर पर्सनल कोचिंग एंड रिलेशनशिप कोचिंग कम्स, कि भाई ये तो आपने से ये बता दिया, नाउ दिस इज़ माई स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो उसके लिए स्पेसिफिक सोल्यूशंस भी होते हैं, उसके लिए इंटरवेंशंस होती हैं, उसके लिए ज़ाहिर है इंसाइटफुल क्वेश्चनिंग होती है। बिल्कुल, दैट यू हैव टू हायर समबडी फॉर। बिल्कुल। एंड प्लस हु डिसाइड्स, अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक्सपेंस है तो आप नहीं करोगे कभी इन्वेस्ट नहीं। इसको इन्वेस्टमेंट समझोगे तो अपने अंदर करोगे। क्या फ़ायदा होता है इन्वेस्ट करने का? कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है आपको, और आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप ROI देख के इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ तो लोग फिटनेस का ROI देख रहे होते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा, यार फिटनेस तुम कोचिंग यार महंगी है, लेकिन इसका ROI तो बताओ मुझे। तो मैंने कहा ROI तो मैं गारंटी भी नहीं कर सकता। ROI मैं आसानी कर देती हूँ आपकी ऑडियंस के लिए। जब मैं कोचिंग के लिए बैठती हूँ और मेरे पास कोई आता है, मैं पहले सेशन में तो हम सिर्फ गेज करते हैं मुझे इनके साथ काम करना भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपको पता है NLP या इस तरह की कोचिंग इज़ अ डू विद प्रोसेस। बिल्कुल ऐसे ही।
अगर आपको मेरी वाइब समझ आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम काम मिलके कर सकते हैं, तो आप मुझे चूज़ करोगे, मैं आपको चूज़ करूँगी। हमने भी तो इसी तरह फिटनेस कोचिंग किया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सो जब हमारी एक मेंटल अलाइनमेंट हो गई है, अब हम ये तय कर लेते हैं हमें गोल क्या अचीव करना है। ROI वहीं से आएगा, कितने अरसे में आएगा, मैं कितना डेडिकेटेड हूँ और कितना कमिटेड हूँ। अगर किसी के भी एंड से, कोच के या क्लाइंट के एंड से कमिटमेंट लैक कर रही है, ऐसी कोचिंग का फ़ायदा नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट आपने ऐड किया। मैं ऑडियंस के लिए इसको वो करूँगा, थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा कि अच्छे कोच की निशानी ये भी है कि वो आपसे जब क्वेश्चनिंग करता है ना, तो वो भी आपको चूज़ कर रहा होता है, आप चूज़ नहीं कर रहा होता है उससे। ये चीज़ मैंने रिसेंटली भी 2-3 लोगों के साथ की है, और इसके लिए क्रिस डो है मेरे ख्याल से, वो उनका एक चैनल है FUTUR के नाम से। उस बंदे को मैं फॉलो करता हूँ। वो बेसिकली प्राइसिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर रहा होता है। बड़ी खूबसूरत बात उसने की कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि मैं महंगा कोच हूँ, $50,000 अगर मेरा प्रोपोजिशन है और सामने वाला बोलता है मेरा बजट तो 20,000 का है, आई हेल्प देम फाइंड द कोचेज इन दैट प्राइस टैग। सही है, लेकिन मैं अपनी प्राइस नीचे नहीं गिराता, बिकॉज आई नो द वैल्यू दैट आई एम एडिंग टू पीपल्स लाइव्स एंड बिजनेसेस। सो he chooses his clients as well. I also now choose my clients. ऐसा नहीं है कि मैं गाइड नहीं करती। सो एक मेरा एक कोलीग है माइकल पोप, he is very good, he's a coach's tech guy. Yeah, he is also a friend in my friends list. I think so, yeah. Facebook पे। So मैं तो क्योंकि न्यूरो एनकोडर है वो, मैं भी जोसेफ मैकक्लेंटन के हम मतलब जोसेफ मैकक्लेंटन इज़ आवर मेंटर। सो वहाँ मेरा उनसे मुलाकात भी हुई, राब्ता भी हुआ। एक चीज़ मैंने उनसे सीखी और वो थी कि एज अ कोच देयर विल बी सम थिंग्स दैट यू विल गेट फ्रॉम मी फॉर फ्री। आप बिल्कुल मुफ्त में वो चीज़ें मुझसे सीखेंगे। बिल्कुल। फिर कुछ होंगी जो एक सीरीज़ की सूरत में होंगी और जो बहुत अफोर्डेबल होंगी। हर चीज़ उसमें नहीं होगी क्योंकि वो भी जनरलाइज्ड होगा, बट फ़ायदा आपको होगा डिपेंडिंग ऑन आप आज कितना इन्वेस्ट अपने अंदर करना चाहते हो, आप कितना कमिट कर रहे हो और कितनी कमिट हो वैल्यू डिराइव करने के लिए आप। अब फ़र्क तो होगा ना फहद, एक चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, एक चीज़ पड़ी हुई है एक फिल्म की फॉर्म में या एक वीडियो की फॉर्म में, एक रील की फॉर्म में, ठीक है, एक क्लास की फॉर्म में। मास्टर क्लासेस भी अब आपको पता है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं कम पैसों में, ठीक है। सो ऐसा कंटेंट भी मौजूद है, हाँ फ़ायदा है उसका, लेकिन वहाँ आप ये गेज करो कि देखो जब इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपको इतना फ़ायदा हो रहा है, तो जब आप कस्टमाइज प्लान अपने लिए बनवाओगे तो आप डिसाइड करोगे आपका गोल, आप डिसाइड करोगे हाउ फास्ट यू वांट इट। मैंने थेरेपी ली है कुछ अर्सा, जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने कहा कि बेटा यू वेरी सॉर्टेड इन द हेड, आपको ज़रूरत नहीं है। मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा इशू वहीं पर था। मेरा शायद इशू इमोशनल रेगुलेशन का था, मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थी। सही है। और मैं दवा पे जाना नहीं चाहती थी, मेडिसिन से हुक नहीं होना चाहती थी। लोगों की अपनी प्रेफरेंस भी होती है फहद। जब एक कोच, क्योंकि आप भी लोगों को जब एंटरटेन करते हैं, जब आप क्लाइंट चूज़ करते हैं, आई एम श्योर आप भी कुछ चीज़ें गेज करते होंगे उनके बारे में, मैं भी करती हूँ। अगर मेरे क्लाइंट, मैं फ़ौरन पूछ लेती हूँ आपको आज इन दिस मोमेंट आपको क्या लगता है इस कोचिंग से आपको कितना फ़ायदा होगा और आप कितना जल्दी शुरू करना चाहते हो। क्योंकि मैं अवेलेबिलिटी तब बनाती हूँ, मैं स्केड्यूल में तब डालती हूँ जब मुझे आपका कमिटमेंट नज़र आता है। अगर आप 1 महीने बाद कमिटेड हो तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ प्लीज़ फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, मेरी पोस्ट्स देखते रहो, बट 1 महीने बाद मुझे खुद अप्रोच करो, बिकॉज आपकी नीड और आप उस वक्त उस मेरे लिए उतना टाइम निकाल सकोगे, मेरे साथ वो कमिटमेंट कर सकोगे। बिकॉज फ्रैंकली टोनी हो गया, डीन ग्रेजियोसी हो गया, जितने ये लीग के हैं ना सारे, ये सब एक बात तो कहते हैं आउट लाउड, और मैं इस बात में बिलीव करती हूँ, व्हेन यू पे अटेंशन। जब आप पैसे देते हैं ना तो आप उतनी मेहनत भी करते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। दोनों एंड्स की बात करूँगी, चाहे खातून हो, चाहे वर्किंग हो, ना वर्क और काम ना करती हो, घर के भी काम बहुत होता है, ठीक है, 24/7 हाउस वाइफ हो या काम कर रही हो और घर संभाल रही हो, सिंगल मदर हो, आपका स्टेटस जो भी हो, आप मेंटली अगर रेडी हैं टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप लोन लेके भी वो इन्वेस्टमेंट पैदा कर लोगे। सेम गोज़ फॉर बॉयज़। हजरात के ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली देसी हजरात पे, और उनके पास आउटलेट्स नहीं है फहद। वो नहीं जाके रोना रोते कि जी मुझे ये भी बिल देना है, मुझे ये भी करना है, मेरी बीवी को कपड़े भी दिलाने हैं, बच्चों की फीसें भी भरनी है।
कहाँ जाके वो कर, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होता है, रात की एक बैठक हो जाती है, सुटा मारते हैं, चाय पीते हैं और अनवाइंड करते हैं, उसमें ये नहीं डिस्कस होता कि भाई कैसे करूँगा। मेंटल हेल्प अभी भी वो लोग उस तरह से सीख नहीं करते। माइंडसेट की बात करते हैं, कितने लोग हैं जिनको अभी भी एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट फ़र्क करने में तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसे ही, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। किस चीज़ के लिए लोन लेते हैं लोग? गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए, कंज्यूमेबल्स के लिए, कंज्यूमेबल्स के लिए लोन लेते हैं। या आप क्रेडिट पे कितनी चीज़ लेते हो? क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करते हो कितनी चीज़ों के लिए? बेदर्दी से बात है उस पर तुम, ठीक है। ख़वातीन उस वक्त अगर आप जैसे सप्लीमेंट्री कार्ड्स होते हैं ना, जैसे हस्बैंड का एक कार्ड है, सप्लीमेंट्री कार्ड बच्चों का हो गया, बेगम का हो गया, ठीक है, वो जाते हैं स्वाइप करा लेते हैं। उसमें भी मे भी शायद ये डिस्कस होता हो कि यार अच्छा पाइलअप हो रहा है, पहले इसको निपटा दें फिर कर लें। वो सारे आप कंज्यूमर हो ना, आप कंज्यूमेबल्स पे कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आओ क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, इन्वेस्ट करो अपने अंदर। वंस यू आर केपेबल, आप जब वो ROI अचीव तब होगा जब आपके पास एविडेंस होगी फ़हद। जैसे वो एविडेंस आपको मिलना शुरू होगी, आपको लगेगा लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी। And that's most of the times intangible. When you're in a good headspace, you can do more, you can have more, you can be more. सही बात है। और मैंने अच्छी खासी दफ़ा नोट किया है कि बहुत दफ़ा लोग थेरेपीज़ में जाते हैं या कोचिंग सेशंस में जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, मास्टर क्लासेस लेते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी चीज़ आपको ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं करती, चेंज स्टार्ट करती है। हाँ सही है, मैंने हमेशा देखा है। उसको लाती है ना, बेसिकली वो एक स्पार्क दे देती है आपको, जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ यार अब मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक समझा जाता है कि यार हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी और मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा। ये भी थोड़ा सा एक मसला है। ये वही बात है ना, मैंने जैसे कहा कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं फिज़िकल हेल्थ भी देखती हूँ, राइट, लेकिन मेरे पास कोचिंग कोई ऐसी गोली नहीं है जो मैं आपको दूंगी और आप ठीक हो जाओगे। आई नीड टू सी आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो, मेहनत करोगे, होमवर्क्स टाइम पे असाइनमेंट्स करोगे, वो असाइनमेंट आप ही का फ़ायदा है ना यार। आप 1% इंस्पिरेशन हो ना, पर्सपिरेशन तो वही 99% वाली बात आती है ना, तो वैसा आएगी ना वो तो। खूबसूरत बात की आपने, मैं इससे रिलेट करती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं जो चैलेंज फेस करती हूँ जब भी कपल कोचिंग की बात आती है, अगर ख़ातून इंटरेस्टेड है अपनी रिलेशनशिप बेहतर करने में तो हस्बैंड नहीं होगा, बिल्कुल। अगर हस्बैंड इंटरेस्टेड है अपनी रिलेशनशिप बेहतर करने में तो ख़ातून समझेंगी कि जी पता नहीं क्या हो गया है, मैं वक्त कैसे दूंगी। अच्छा, ये तब जब फाइनेंशियल इशू ना हो, वरना ये हो जाता है कि जी इजाज़त ही नहीं है, हम इतने पैसे अलग नहीं कर सकते, आज नहीं लेंगे, 4 महीने बाद लेंगे, साल बाद लेंगे। इस 4 महीने में क्या होगा? आज आप कहाँ खड़े हो और वहाँ से कितना बेहतर या कितना बुरा हो जाएगा ये रिलेशनशिप। अच्छा, फिर ऐसे भी हैं जो कहती हैं कि जी मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, शादी बचानी है। फ़हद आपका क्या स्टांस है? शादी बचाना क्या होता है? शादी बचाने से ज़्यादा देखें, पर्सनली देखें, वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा मर जाए आदमी या बार बार मरे, क्या चूज़ करेंगे आप? मेरा तो ख्याल से मैं चूज़ करूँगा एक ही दफ़ा मार दे भाई, रोज़ के मरने से बेहतर है। जो मैं देखता हूँ इस तरह की अप्रोच जो ख़वातीन रखती हैं, मर्द हज़रात रखते हैं ना, वो रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक समझौता है जो कि आप सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप अपने आप को खुश नहीं रख रहे, या अपना काम नहीं कर रहे, बस उसकी खुशी के लिए वो भी खुश नहीं है जिसको आप खुश रखना चाह रहे हैं। आपको पता है बहुत से लोग हस्बैंड हो, वाइफ हो, स्पाउसेस ये रीज़न देते हैं कि जी हमारे आगे बच्चे, हाँ हमारे आगे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे। बड़ा देसी कल्चर का एक तो उनकी भी ओरिएंटेशन क्या हो रही है, ये तो देखो जवाज़ है। हाँ, अब वो बच्चे आपको देखें, अच्छी शादी ना हो, डिवोर्स की नौबत आए, डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन चल रही हो, बच्चे सफ़र करते हैं, बिल्कुल। और हमारा माशरा अभी तक बच्चों की काउंसलिंग नहीं करवाता, जो कि सच बात है। वो बच्चे जिस टर्मोइल से गुजरते हैं, वो बच्चे अपने आप को वॉइस करते हुए डरते हैं। अक्सर बच्चे ये बोल देंगे कि जी मम्मा को कि जी आप बात ही ना करें ताकि लड़ाई ही ना हो। आइसोलेशन और क्या बोल रहे हैं उसको, एक तो ये कि अलहदगी बढ़ जाती है, गैप बढ़ जाता है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करने में आवाज़ ऊंची होगी, डिसरिस्पेक्ट होगी, मिसट्रस्ट यानी कि भरोसे टूटेंगे तो ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। जबकि और बहुत से लोग हैं जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं,
टेक्स्ट पे, ईमेल पे या नोट्स पे बात करते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले ही स्टोरी पे भी डाला था कि रिलेशनशिप्स बाउंड्रीज से बेहतर होती हैं। टेक्स्ट पे, ईमेल पे या नोट्स पे जब आप लिख के अपने स्पाउस को कुछ भेजते हैं तो वो एक विजुअल रिटन स्क्रिप्ट है, उसमें ना टोन है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो 7% वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो कि आप अगले को समझा पाते हैं कुछ, उसमें अगर नॉन वर्बल ऐड नहीं किया तो बाकी सब अजम्पशन बेस्ड है। और यकीन माने रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं जब अजम्पशन आ जाती है, ठीक है। बहुत सी अजम्पशंस आपको मजबूर कर देती हैं अनहेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के लिए। बिल्कुल सही है। और आप जिस इमोशनल स्टेट में होते हैं आप वही उसी तरह की अजम्पशन कर रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली आप अपने मॉडल ऑफ द वर्ल्ड से अजम्पशंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो तो आपकी अपनी अजम्पशन है ना। क्या क्या चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। और बिलीफ सिस्टम में मतलब ये नहीं कि आप किस फेथ को फॉलो करते हैं। यकीन करें, मैं अब आई एम सर्विंग क्लाइंट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स, मैं पाकिस्तान से बाहर भी क्लाइंट ले रही हूँ। एथीस्ट भी हो सकते हैं आप, उसका मसला नहीं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली रिलेशनशिप के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, बहुत मज़ेदार बात, दैट काउंट्स। बिलीफ इश्यूज उसी तरह के, चाहे आप पाकिस्तान में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में, चाहे आप यूएस में, जैसा क्योंकि नीड्स हमारी सेम है। आपको सिग्निफिकेंस चाहिए अपने स्पाउस से, ठीक है। सो आप क्या बिलीफ रखते हैं? अगर आप बिलीफ रखते हैं कि जी मेरी माँ को आपने सलाम करना है रोज़ सुबह उठ के, और आप इस बात पे बेगम से झगड़े कर रहे हैं कि तुम भूल गई, तुमने सलाम नहीं किया अम्मी को, आपको किसने बताया कि मैंने सलाम नहीं किया, या मैं अभी कर लेती हूँ जाके। आप मार्जिन कितना दे रहे हो, और क्या ये ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, इससे क्या नीड पूरी हो रही है। क्या आपने डिफ़ाइन किया है रिस्पेक्ट क्या है? क्या सलाम करने से रिस्पेक्ट मिल जाती है? आपको लग रहा है कि मैं सुबह उठ के सलाम करूँगी रोज़ तो ये मैं रिस्पेक्ट शो कर रही हूँ आपके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में, चलो मैं ये करने को तैयार हूँ। लेकिन बाहमी रिस्पेक्ट है भी कि नहीं, डीपर क्वेश्चन है ना। मैं आपको बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट्स में बिहेवियर आ जाता है। इंटेंशन बुरा नहीं होता, ना हस्बैंड का ना वाइफ का इंटेंशन बुरा नहीं होता। क्लैश आमतौर से तीसरी पर्सन या तीसरी किसी चीज़ की वजह से हो रहा होता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग का मैंने जिक्र किया था, ये बातें उसी वक्त तय हो जाएं तो अच्छा है कि हाय आप लाइक आप क्वेश्चन इससे नहीं करते, बट आपका जो जिस्ट होता है, जो आप जानना चाहते हैं वो ये कि आपके लिए रिस्पेक्ट क्या है। मैं आपका नाम लूँ, मैं आपको आप जनाब करूं, या आप मेरे दोस्त की तरह से गाड़ी चलाना चाहते हैं, ठीक है। और गहरी बातें होती हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद है, टीवी पे क्या देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एक कपल शुरू करता है वो है एक साथ टीवी देखना, और ये बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि टीवी पे क्या आ रहा है, मैं करंट अफेयर्स नहीं देखना चाहती, ठीक है। तो क्या हम अलग अलग टीवी, एक ही कमरे में 2 टीवी चलाएंगे, क्या सीन रहेगा, ये पता होना ज़रूरी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, या वो साहब कहें कि जी मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं बिज़नेस पे शिफ्ट मारना चाहता हूँ। नाउ जॉब ओरिएंटेशन और बिज़नेस ओरिएंटेशन बिल्कुल फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे जॉब ओरिएंटेड लोगों को सैलरी की एक सेटिस्फैक्शन होती है एंड ऑफ मंथ, उनकी बेगमात को भी, हस्बैंड्स को तो होती है, उनकी बेगमात को भी होती है। हाँ, पूरा दिन चल रहा है। उसी के हिसाब से उनकी बजटिंग हुई भी होती है, जो कि बाशऊर लोग हैं, वो बजट अपना देख के, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने वालों में से। जब बिज़नेस की बात करें तो उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या आपके स्पाउस रेडी है इस अनप्रडिक्टेबिलिटी के लिए? अगर ख़ातून काम करती हैं, उनको जॉब में इश्यूज़ आ रहे हैं, हस्बैंड उनको कितना कंफर्ट दे रहे हैं, ठीक है, कि जी आज ये टेंस है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, या आज ये टेंस है, काम नौकरी पे कुछ मसला हो गया, बॉस ने डांट दिया, जो भी कह दिया। हस्बैंड कितना इन्वॉल्व है, कितना एम्पथाइज करते हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना फ़हद। फिर एक चीज़ को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, सब ये ले दे के आ जाता है। आप इमोशंस कैसे रेगुलेट कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आप किस चीज़ को वैल्यू देते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक
इस तरह यूज़ हो रहा है जैसे हर जगह कहते हैं ना कि इट्स थ्रोन अवे एवरीवेयर कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक हस्बैंड है। टॉक्सिक एक्चुअली है क्या? ये जो जहरीलापन है ये क्या है? इसको डिफाइन देना, थोड़ा सा रिफाइन करें इसको। तो आपने वर्ड यूज़ किया टॉक्सिक, येस इट इज़ बीइंग थ्रोन अराउंड, बट इसका मतलब क्या है? जब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको तो ये रिलेशनशिप्स के लिए कि टॉक्सिक कब है, तो पहले मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं कहूँ कि यार आपने बाउंड्री नहीं बनाई हुई इसलिए आपके लिए कुछ टॉक्सिक हो रहा है। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा बिहेवियर है, पैटर्न है लैंग्वेज का या एक्शन है ऐसा जो कि आपकी वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आपको अच्छे हेड स्पेस में रहने नहीं दे रहा, आप कंट्रोल्ड महसूस कर रहे हैं, आप लिमिटेड महसूस कर रहे हैं, बाउंड इतना ज़्यादा टाइट कि जैसे बिल्कुल एक देखिए एक मछली एक ओशन में भी हो सकती है, एक एक्वेरियम में भी हो सकती है और एक छोटे से बोल में भी हो सकती है। सो अगर तो आप महसूस करें कि आप एक बोल में हैं और आप बस अब बस हो गई है, तो ये टॉक्सिसिटी है। लेकिन बहुत से लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करना आता, उनको ये लगता है कि ओ अच्छा मेरी बात नहीं सुनी, ओ ये टॉक्सिक हो गया। कोई एक बात, कोई एक इंसिडेंट, नो दैट्स नॉट इट। वो एक्सट्रीमिज्म हो गया, पर वो एक्सट्रीम पे चले गए आप आपकी सोच में, ठीक है। और हम फिर जनरलाइज भी तो करते हैं ना, मेरी तो बात सुनते ही नहीं, मेरी तो कभी होती ही नहीं, हमेशा आप ही की बानी जाती है। एक रीसेंट ट्रेंड में देख रहा हूँ, काफ़ी कपल्स का मैंने देखा है। जो आपने प्री मैरिटल कोचिंग की बात की उससे मेरे जहन में आया भी, और हम टॉक्सिसिटी की बात की। अल्लाह का शुक्र है, आई बीन वेरी मच फॉर्चुनेट कि मुझे बेगम ऐसे मिली जो शक नहीं करती किसी भी तरह का, ठीक है। आपको पता है कि मैनी पीपल अप्रोच मी और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कभी अल्लाह का शुक्र इसमें शक नहीं किया। लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे कपल्स देखे हैं जो कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जिम जाता हूँ और जिम में कोई कपल आता है, ठीक है, और आसपास लड़कियाँ घूम रही हैं, तो जो फीमेल मेंबर है वो थोड़ी सी परेशान होती है कि यार बंदा मेरे साथ है, यहाँ बच्चियाँ क्यों आसपास घूम रही हैं और क्यों बात कर रही हैं इससे, ये वो। तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि यार अगर मेरी बेगम मुझसे ऐसे ट्रीट करती है, ऐसे बात करती है, मैं तो बोलता है यार तुम साइड पकड़ो और दरवाज़ा वहाँ से बाहर जाओ। तो ये मेरी पर्सनल बाउंड्री है, इसको आप होनी है, क्योंकि आई एम नॉट फ्लर्टिंग विद देम जस्ट बाय हाँ। लेकिन सिर्फ प्रेजेंस, कुछ फीमेल्स की प्रेजेंस है अगर, तो आप इनसिक्योर फील कर रही हो कि यार ये प्रेजेंस भी क्यों है। मैं इसको ऐसे भी लोग हैं, और पता है क्या, जो बंदे हैं ना वो समझते हैं कि नहीं यार ये शी जस्ट लव्स मी, दिस इज व्हाई शी इज बीइंग इनसिक्योर। ये टॉक्सिसिटी नहीं है। ये टॉक्सिसिटी तब है जब वो कंट्रोल करने लगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा घबराए घूम रहा है उसी की वजह से, तो कंट्रोलिंग ही नहीं है ना। हाँ वो ट्राई करते हैं, क्योंकि देखें मेरा भी हस्बैंड बहुत हैंडसम है और मैं बहुत पॉजेसिव हूँ यहाँ से के लिए। आपकी सोच है, मतलब ये एक हद तक टॉक्सिक था, ठीक है, जिस पे मैंने फिर काम किया है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ और अब विद ट्रेनिंग एज अ कोच मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि औरतें वाइब्स जल्दी फील करती हैं। हाँ वही सही। अगर बुशरा आपको कह रही है ना कि फ़लानी बंदी की वाइब्स ठीक नहीं है फ़हद, तो ये आपका आगे से काम है कि आप बैकफुट पे जाएं, क्योंकि आप नहीं वो एंड रिज़ल्ट देखना चाहते जो उसकी प्रेडिक्शन हो सकती है। तब आप शर्मिंदा होंगे कि हाँ बुशरा ने कहा तो था, मैंने ही नहीं सुना, ठीक है। सो वाइब्स कैन बी योर रेडार्स, बट वो रेडार कब टॉक्सिसिटी में चेंज होता है, ये एक थिन लाइन है, ठीक है। एक जनरल कॉन्सेप्ट ही यही है कि नहीं भाई ये एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन है जो आपको लेनी चाहिए कि यार तुम क्या फील करते हो, क्योंकि देखिए टॉक्सिसिटी में पोजेसिवनेस और जेलसी आता है। जो बिहेवियर की मैं बात कर रही थी ना आपसे कि आइडेंटिफाई करें, यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कितना पोजेसिव है और कौन कितना जेलस है। मैं पोजेसिव हूँ से अपनी बात अगर मैं करूँ तो आई एम श्योर आपकी बीवी आपके लिए पोजेसिव होगी, ठीक है। बट क्या ये पोजेसिवनेस उसके लिए सफोकेटिंग है या उसके लिए एक एज अ रेडार है, ठीक है। ये रेफरेंस है। प्लस क्या मैं रिस्पेक्ट के साथ ये कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि देखो आई नीड माई क्वालिटी टाइम, मुझे मेरी सिग्निफिकेंस तुमसे मिलती रहे, तो फिर तुम जहाँ मर्जी जो मर्जी जिसके साथ मर्जी बैठो, प्रोवाइडेड कि जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि हाँ जी ठीक है इनसे मिलो, तो यू ऑल्सो विल नो। लाइन कौन करा रहा है, लड़कों को नहीं पता चलता,
ऐसा हो नहीं सकता कि लड़के अवेयर ना हो, क्योंकि ईगो मसाज सबका और होता है, कैरिज्मेटिक ज्यादातर लोग होते हैं। होती है ना, खवातीन की जो आंखों में रडार होता है वो मेरे ख्याल से ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, इट्स द वाइब्स, बिकॉज वो इमोशंस को भी कुछ दिन पहले कैच कर लेते घर में एक टेक्नीशियन आया था, तो मैं घर पे था नहीं, मेरा भाई था, बहन थी, तो मैंने कहा ज़रा डील कर लो उसको। तो बेगम ने डील करते करते उसको डांटना वाटना शुरू कर दिया, तो थोड़ा जमा हो गए लोग। तो बेगम ने उसकी अच्छी खासी चित्रौल की। अच्छा। तो बाद में जब मैं रात में घर आया शाम में, तो उसने कहा वो देख किस तरह आ रहा था बात करते हुए, तो मैंने कहा यार हो सकता है क्या मतलब नहीं, उसने आंखें बता देती हैं। फहद, आंखों में शर्म होना एक चीज़ होती है। तो ये खवातीन का देखा है मैंने, ये अपनी बहन में भी देखा है मैंने, ये अपनी माँ में भी देखा है, अपनी बेगम में भी देखा है, ये कुछ रडार होता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उसको एज पैटर्न बना देना, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसी खवातीन भी देखी हैं, ऐसी यंग लड़कियां देखी हैं जिनकी शादियां हुई, वो इतनी पॉजेसिव हो गई कि उनके जो हस्बैंड्स हैं उनका काम बेसिकली अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज में उनका काम है, सही है, और वो हाई टिकट आइटम सेल करते हैं और उनकी फ़ीमेल क्लाइंट्स हैं, तो बंदी ने बोलना शुरू कर दिया आप फीमेल क्लाइंट्स आज से नहीं लेंगे, सही है। हाँ, घर में फाके आने की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बंदा बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन जो कोचिंग देती है वो ये है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि वो मना कर रही है। व्हाट इज अंडरनीथ? क्या उसकी बिलीव्स हैं? क्या उसको अपने हस्बैंड के पैटर्न्स पता हैं? क्या उसके हस्बैंड ने ऐसा पहले कुछ किया है जिसकी वजह से वो कॉशियस हो गई है? क्या उसके घर वालों में, यानी शादी से पहले उसके भाई ने, फादर ने, जानने वालों में, उसके इर्द गिर्द के माहौल में ये चीज़ कॉमन थी कि अडल्ट्री या फॉर्निकेशन हुई हो? ठीक है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपके वैल्यूज़ बना रहा है, सही। बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो तो वो महरम ना महरम पे भी बात चली जाती है, ठीक है। सो जहाँ आप रिस्पेक्ट को इन्वॉल्व करें, रिस्पेक्टफुली आप कन्वे कर सकते हैं कि देखो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, अगर ये बात नहीं होगी तो फिर मना करने का जवाब ही नहीं बनता। वो क्यों इतना कंट्रोलिंग हो गई है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन लोग एक्सप्लोर नहीं करते। लोग, मैंने जनरली देखा है कि नहीं यार वो थोड़ा सा सुन इस रेड फ्लैग को इग्नोर करके कहते हैं कि नहीं यार शी लव्स मी, दिस इज़ वाई शी इज़ डूइंग इट। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने फीमेल क्लाइंट से बात करना बंद कर दिया या अपनी रिलेशनशिप्स शन कर दिए, प्रोफेशनल भी, कि नहीं यार मेरी बेगम एक्चुअली ये नहीं देख रहा कि यार वो बेगम को खिलाने के लिए भी तो वो क्लाइंट्स चाहिए तुम्हें, और बेगम ये नहीं सोच रही है। बहुत से तरीके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि हाँ जी मेरी बीवी को नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कुछ और कर लूँ। ज़रूरी है कि उसी एक क्लाइंट को लेना है जिससे बेगम को मसला हो रहा है? नहीं, लेकिन अगर जनरली बोला है तो फिर गलती है ना। ठीक है, जनरली बोला है तो ये कंट्रोलिंग है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हस्बैंड्स बोलते हैं हमारी बीवी काम नहीं करेगी। आप प्रोफेशनल से शादी इसलिए करके लाओ कि वो बाशऊर है, प्रोफेशनल है, कल को आपका घर संभालेगी, आपके बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकेगी, तो वो काम क्यों ना करे? देखिए, अगर एटीट्यूड ये है ना कि अब मैंने फीमेल क्लाइंट्स इतना बंद कर दिए हैं क्योंकि मेरी बेगम को अच्छा नहीं लगता, दिस इज़ नॉट, नो, दिस इज़ नॉट फाइन। ये अच्छा देखें, मैंने शुरू में बोला कि जी मैं 2023 में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तो मैं हजरात को उतना ज़्यादा केटर नहीं कर रही जितना मैं ख़वातीन को केटर कर रही हूँ। एग्जीक्यूटिव वुमेन की कोचिंग करती हूँ मैं। आई एम नॉट सेइंग नो टू मैन, बट प्रेफरेबली, क्योंकि सबको पता है मेरा मियाँ भी कोच है, तो मैं प्रेफरेबली मेन को कोच करने के बजाय यासिर को फॉरवर्ड कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए फहद, ऐसे बहुत से मैं कभी भी एक मर्द नहीं रही, मैं कभी भी एक लड़का नहीं थी। सही बात है। कुछ चीज़ें जो एक मर्द की चीज़ों से रिलेट कर सकता है, इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ कि एक औरत को बेहतर कोच कर सकती है और एक मर्द को बेहतर कोच कर सकता है। नॉट कि ये एक बायस नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इमोशनली एक औरत व्हाट द वुमन गो थ्रू उससे रिलेट कर पाती है। एक मर्द, हमारी सोसाइटी का मर्द जिसको मेंटल हेल्प लेने की आदत नहीं है, वो किन चीज़ों से गुजरता है, किन प्रेशर्स को बेयर करता है और मुंह पे स्माइल होती है, वो एक मर्द जो एक जगह पहुंच चुका है वो उसके लिए रोल मॉडलिंग कर सकता है, वो उसको सिखा सकता है, मेंटोरिंग कर सकता है, कोच कर सकता है। तो आई एग्री विद दैट। क्या मैं केपेबल हूँ? ऑफ कोर्स आई एम केपेबल, आई हैव द राइट टूल्स, आई हैव द राइट टेक्निक्स, आई कैन टीच यू दोज टेक्निक्स प्रोवाइडेड ए प्लेटोनिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहे, क्यों नहीं? सो क्या वो बाउंड्रीज हैं जो मैं चाहती हूँ? क्योंकि देखिए मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस तो आते हैं, ठीक है बहुत सौ को बताना पड़ता है कि जी आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, आई हैव 2 चिल्ड्रन, बताना पड़ता है।
और ये भी बताना पड़ता है कि देखिए मेरे वर्किंग आवर्स 11 बजे से 6:30 तक है, उसके बाद मेरा फैमिली टाइम है, प्लीज़ मुझे इस ड्यूरेशन में ही मैसेज करें। जस्ट बिकॉज मैं सोशली अवेलेबल हूँ, सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग कर रही हूँ, अवेलेबल हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कभी भी बोल दोगे, लिख दोगे, भेज दोगे, राइट। इनफैक्ट 1.5 साल 2 साल पहले मैंने फेसबुक पे भी लगाया था कि एक साहब की बड़ी इनबॉक्स में इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज़्यादा मायूब थी। तो यासिर ने मुझे कहा कि तुम इनका स्क्रीनशॉट लेके शेम हिम, बिल्कुल ठीक है। मेरा मियाँ मुझ पे ट्रस्ट करता है ना, तो वो मुझ पे शक नहीं कर रहा। मैसेजेस तो मैं भी रिसीव कर रही हूँ, मैसेजेस वो भी रिसीव करता है, बट हम दोनों को, हमारी हेल्दी बाउंड्रीज हैं, हम दोनों को पता है इनको मैनेज कैसे करना है विद रिस्पेक्ट। हाँ, जहाँ तक मिस्टेक्स की बात है फ़हद, मिस्टेक्स होती हैं लोगों से, बट उस पर रिमॉर्स है, नादिम होते हैं, वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं वो। तो मैं तो उन लोगों में से भी जो कहते हैं कि हाँ यार सेकंड चांस दे दो। टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी सेकंड चांस मिल सकता है ना, प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंज हो, आप कोचिंग लो, अपने आप को इम्प्रूव करो, इन्वेस्ट करो अपने अंदर। इसका आरओआई क्या होगा? हेल्दी रिलेशनशिप। इसका आरओआई क्या होगा? गुड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसका आरओआई, अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं, आप दोनों की इंटीमेसी इम्प्रूव होगी, आप दोनों की बॉन्ड स्ट्रांग होगी। आपके एक्सपीरियंसेस से अभी तक के जितनी भी आपने रिलेशनशिप कोचिंग की है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा केस जिसमें आपको ये आपको ख्याल आया हो या दिस इज़ वेरी मच एम्पावरिंग फॉर माई सेल्फ एंड कैन बी एम्पावरिंग फॉर एनी बडी इन दिस वर्ल्ड एंड इट कैन चेंज लाइव्स? कोई ऐसी चीज़ आपने, कोई ऐसा केस हो कि आपको ये लगता हो कि यार ये केस ऐसा था जो कि बड़ा मुश्किल से रिजॉल्व होना था और ये हुआ, उसमें क्या क्या पॉजिटिव्स थे, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए, जो कि लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकें किस तरह की चीज़ें होती हैं? मैं 2 केस कोट करना चाहती हूँ, ठीक है। एक केस हैं, ये दोनों देसी केसेस बट इंटरनेशनल हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे वर एबल टू पे मी, और समहाउ एक केस में जो हस्बैंड हैं उन्होंने एग्री तो कर लिया था कोचिंग लेने के लिए, बट और वो बज़ाहिर असाइनमेंट्स भी कर रहे थे और एफर्ट भी डाल रहे थे, बट जो एक्शन प्रॉमिस होते थे ड्यूरिंग द कोचिंग, वो एक्शन वो उस तरह से ले नहीं पा रहे थे। इशू आ रहा था कि बिलीव्स को वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज दोज बिलीव्स वर सर्विंग हिम। वो केस मुझे बैकआउट करना पड़ा क्योंकि केस मेरे पास आने से पहले वो तलाक दे चुके थे वाइफ को, और ये था सेपरेशन पीरियड में कोचिंग लेने का केस। ना सेपरेशन पीरियड में मुद्दत होती है, अगर आप इस्लामिक तरीके से देखें तो एक सर्टन मुद्दत है 3 महीने की जिसके अंदर आपको रुजू करना होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आपने कोचिंग मिड में शुरू की तो आपकी कोचिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकती उस मुद्दत में, समझ रहे हैं आप। और अभी हमने 4 ही सेशंस किए हैं जिसमें आपको अपने आप को बेहतर करना है, तो आप अपने आप को बेहतर तो कर रहे हो, बट आपके क्लैशेस तो साइड बाय साइड चल रहे हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, कस्टडी के इश्यूज आ सकते हैं। सो अगर आपने 100% एफर्ट नहीं लगाया तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, रेजोल्यूशन कैसे? रिलेशनशिप कोचिंग का एक तकरीबन जो एक नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है कितना होता है? ओके, सो अगेन मैं दूसरा केस जो कोट करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि देखें इस कपल ने 12 सेशंस लेने होते हैं, किसी भी कपल ने 12 सेशंस लेने होते हैं। मैंने जो डिज़ाइन किया हुआ है उन 12 सेशन में 4 सेशंस होते हैं इंडिविजुअल दोनों पार्टनर्स के, और 4 होते हैं कंबाइंड। इंडिविजुअल सेशंस में हम माइंडसेट पे काम करते हैं, बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, और आपकी अपनी इस पे बात होती है कि जी आपने जो अपने लिए बाउंड्रीज तय की हुई हैं, हेल्दी बाउंड्रीज हैं कि नहीं है। सही है, यू नो, दोनों में से कोई एक भी कह सकता है कि नहीं दिस डजंट वर्क फॉर मी। व्हाट आर द डील ब्रेकर्स? बाज़ औक़ात ये अजम्पशंस होते हैं, बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस दूसरे को पता ही नहीं होती। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मेजर इशू, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो जब ये 4 सेशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले खातून लें या पहले हजरत लें और बाद में दूसरा स्पाउस लें, तो ये एक महीना ये जिस कपल के केस की मैं बात करना चाह रही हूँ उन्होंने इकट्ठे लिए
एक ही वीक में ये 8 सेशंस पूरे हो गए। जो कंबाइंड सेशंस थे वो अगले महीने में पूरे हो गए। तो 12 सेशंस हमने 2 महीने में कवर कर लिए। 2 महीने इज़ अ गुड टाइम टू रीस्टार्ट, रीइग्नाइट द पैशन, consider how the mistakes you had made and how you are not going to make the same mistakes. प्रॉमिस ये होता है कि कोई भी पुरानी बात वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी। यार ये तो सबसे मुश्किल काम है वैसे, लोग कर जाते हैं। इस बात पे ये केस कामयाब होता है। अच्छा मैं ये भी बता दूं, फ्रिक्शन आती है, ऐसा होता है कि दोबारा क्लैश होगा, और क्या चीज़ काम आएगी? जो टूल हम सिखा चुके हैं आपको वो उसी वक्त काम आएगा। फॉर एग्जांपल, और ये मेरी जब मैंने जब रिलेशनशिप कोचिंग ली थी अपने मेंटोर से, लारिक से, तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जी क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं फॉलो करूँगी, जिनमें एक मेजर प्रिंसिपल ये भी था कि अगर मुझसे कोई गड़बड़ हुई है तो मैं विद इन अ कपल ऑफ आवर्स अपोलोजाइज़ करूँगी। ये मेरे एंड से था, यहाँ से एंड से नहीं था। ठीक है, सो ये रेवोल्यूशनरी था इसलिए बिकॉज इट मेड श्योर, ये मेरी ट्वीकिंग थी बिलीफ सिस्टम की, कि इट मेड श्योर कि मैं अगर एक चीज़ में 2 घंटे लगा के उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ तो मैं उसे 2 मिनट में भी रिजॉल्व कर सकती हूँ। मैं उस 2 घंटे का वेट क्यों करूँ? द इंस्टेंट आई रियलाइज कि मुझसे गलती हो गया है, और वो गलती डिसाइड होती म्यूचुअली डिसाइड होती कि क्या चीज़ है जो गलती काउंट होती है। अगर मैं वो कर गई हूँ, ठीक है, तो मैं इंस्टेंटली बोलूँगी। और अपोलोजाइज ये नहीं होता कि जी आई एम सॉरी। सॉरी को बहुत लोग मिस यूज़ करते हैं। अपोलॉजी के 4 स्टेप्स हैं। आपने रियलाइज़ किया, आपने उसे एक्नॉलेज किया, आपने उसको जिस आपकी जो मिस्टेक है उसको आपने जाके कंसर्न पर्सन को बोला कि मैंने ये रियलाइज़ किया और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। और उसके बाद आपका एक्शन, लास्ट चीज़ जो लोग मिस कर जाते हैं वो ये कि आपने एक्शन से दिखाया करके कि वो नहीं हुआ और वो फिक्स हो गया, राइट? सो अपोलोजाइज द मिनट यू रियलाइज़ कि हाँ गड़बड़ हो गई है। बहुत से लोग ना, और मैं भी ये करती होती थी कि मैं उसको एक्सटेंड करती जाती थी, नाराज़गी बढ़ती जाती है। अच्छा, कुछ कपल्स का ये भी होता है कि जी 2 घंटे हमें काफ़ी नहीं है, वी नीड द नाइट टू स्लीप ओवर इट। गो अहेड, इफ़ यू म्यूचुअली डिसाइड यू विल स्लीप ओवर इट। आप एक रात अपनी ज़ाया कर रहे हो, आप 24 घंटा अपना ले रहे हो। वो किसका टाइम ज़ाया हो रहा है? मेरा तो नहीं हो रहा, उस कपल का हो रहा है ना। उसको फिर आप रिविज़िट भी कर सकते हैं। मे बी टुडे यू डिसाइड कि जी हम 24 घंटे में रिजॉल्व करेंगे, मे बी लेटर यू डिसाइड कि 12 घंटे में होगा, उसके बाद 2 घंटे में, उसके बाद 2 मिनट में। अच्छा यार, सॉरी यार, आई अंडरस्टैंड। देयर आर क्यूज़, वर्बल क्यूज़, विजुअल क्यूज़, जो कि आप एक दूसरे से डिसाइड कर सकते हैं। क्या ये बात आपकी ऑडियंस के लिए वैल्यू नहीं रखती कि यार डिसाइड कर लो ना पहले? अब मुझे पता है कि जी एक बंदा है, उसको टाइम लगता है। समहाउ मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं जो ये कहते हैं कि जी मैन केव में चला जाता है बंदा। मर्दों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, सॉरी नहीं कहना आता उन्हें, अपोलोजाइज़ नहीं करना आता उन्हें। तो आप वो टाइम अपना ज़ाया कर रहे हो ना। करो, जानबूझ के करो, फिर माइंडफुल होके करो, फिर कि ओ या टुडे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, या जो भी वेपन आप यूज़ करते हैं अपने स्पाउस के अगेंस्ट। हाँ, वो वेपन है, रियलाइज़ करें। और कितना टाइम जा रहा है, इसी टाइम में आप एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन ही सही, वो कॉन्वर्सेशन अंडर सुपरविजन ऑफ अ कोच कर सकते हैं ताकि जल्दी मामला रिजॉल्व हो। जो लास्ट 4 सेशंस होते हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाते हैं, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना सिखाते हैं, और उसमें ये भी होता है कि जी हाउ एम आई गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट माई स्पाउस, अच्छा, नॉट कम्पीट। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है, जितनी क्वेरीज मेरे पास आती हैं, लोग बात करते हैं, ज़ाहिर है कंटेंट हमारा इस तरह का है कि अब लोग हमसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, तो उसमें होता ये है कि इमोशनल बैगेज जो है ना, उसका बहुत बड़ा मसला है। सही है। अब बंदी का इमोशनल बैगेज ये तो कोई पूछता ही नहीं है ना, बस अच्छे लग रहे होते हैं एक दूसरे को, लव मैरिज हो गया, कुछ हो गया, 10 साल भी अगर डेट कर रहे हैं और 10 साल में भी रेड फ्लैग्स इग्नोर करते रहे, अब अगले 10 महीने में समझ में आ गया कि यार इमोशनल बैगेज था, ये तो जाता ही नहीं है, कभी जा ही नहीं सकता। मसला सारा ये होता है कि
पेरेंटिंग से लेके बचपन से लेके आज तक जितने भी इमोशनल बैगेज अक्यूमुलेट होता रहा वो सारा उतरता है आगे जाके अपने हस्बैंड पे, ठीक है, या हस्बैंड का होता है, हाँ हस्बैंड का होता है तो वो आगे वाइफ पे उतरता है। मुझे ये लगता है कि बहुत दफ़ा ये जो चीज़ इलोंगेट होती है ना और जो माचोपना आता है लोगों में वो बेसिकली इसी इमोशनल बैगेज को लेके आता है कि मैं क्यों, बंदी बोलती है मैं क्यों, ईगो कह लेते हैं, ईगो कह लेते हैं। तो रिलेशनशिप कोचिंग में डोंट यू थिंक कि सबसे ज़्यादा काम इसी पे होना चाहिए, इसी पे होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि असल मसला तो फसाद की जड़ यही लगती है मुझे। देखिए सबसे आसान बात, अब मैं आपको क्योंकि आपका एरिया इमोशंस भी है जैसे, हाँ एग्जैक्टली, सो आई इंडल्ज अ लॉट इन दिस बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इमोशनली अपने आप को आप डिटॉक्स करें एंड अंडरस्टैंड देयर आर मल्टीपल वेज। टोनी रॉबिन्स का तरीका अलग है, जोसेफ मैकक्लेनन का तरीका अलग है, NLP में अलग तरीके बताए हुए। इट डिपेंड्स अपॉन आपको क्या तरीका सबसे ज़्यादा सूट करता है, व्हाट विल वर्क फास्टर फॉर यू। मैं बिलीव करती हूँ कि एक चीज़ जिसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो उसको प्रोलॉन्ग ना करें, ठीक है। सो टाइमलाइन थेरेपी कहीं पे काम आती है, कहीं पे नहीं आती, ठीक है। कहीं पर सिर्फ एक अच्छी क्वेश्चनिंग से ही आपका मामला रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत हैं। ये रियलाइज़ करना कि आपने कैसा क्वेश्चन किया। अगर मैं आपसे पूछूं फ़ाद आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप बुशरा से शादी करना चाह रहे हैं और आप मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी फ़ाद आप और बुशरा कज़न मैरिज है, आप लोग एक दूसरे को देख के बड़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स एक दूसरे को पहचानते हैं, आपके चैलेंजेस वो नहीं होंगे जो एक स्ट्रेंजर्स के होंगे, ठीक है। तब भी आपको ये पूछना चाहिए बुशरा से कि बुशरा तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है और आज तक तुमने क्या चैलेंज फेस किया जिसको तुम ओवरकम कर चुकी हो, और कौन सा ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या तुम अभी तक नहीं कर सकी हो, तो हम उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। अगर आपने उसको इतना स्पेस दिया हुआ, इसमें आपका माचो ख़राब नहीं हो रहा, अगर आपने उसे इतना स्पेस दिया हुआ है कि आपसे हर बात कर सकती है, तो चाहे आप डेट कर रहे हो, चाहे आप डेट ना भी कर रहे हो, एक 1-on-1 बात हो रही है, वो आपको बता पाएगी। क्या पता उसने कभी रिफ्लेक्ट ही ना किया हो और उसको ये मौका मिल जाए, और जब वो रिफ्लेक्ट करे तो वो रेडी भी हो जाए कि हाँ मुझे इस पे काम करना है। अगर ये बात शादी से पहले होती है तो शादी के बाद के मामला बहुत आसान और बहुत जल्दी निमट सकते हैं। अगर ये शादी के 10 साल बाद भी होती है, ठीक है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 10 साल मज़ीद झगड़ने के बजाय आप आज ही इसको रिजॉल्व कर लें? बिल्कुल। कहीं कहीं मामला हो जाते हैं फ़हद 2 शादियों के, 3 शादियों के, कहीं कहीं मामला हो जाते हैं बच्चे नहीं हो रहे। मेरे पास ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं कि जी मेरे मियाँ दूसरी शादी करना चाहते हैं, मैं तो उन्हें औलाद नहीं दे पाई, लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। सो मैं कोई नहीं होती एज अ कोच आपको डिक्टेट करने वाली कि आप क्या करो। मैं फिर भी आपसे पूछूंगी व्हाट इज़ कीपिंग यू इन दिस मैरिज। आप क्यों इस शख्स के साथ रहना चाहती है? मैं बहुत प्यार करती हूँ, डिफाइन दैट फॉर मी। वो प्यार क्या है? कहीं वो को डिपेंडेंसी तो नहीं है? को डिपेंडेंसी इज टॉक्सिक। बिल्कुल ऐसे ही। को डिपेंडेंसी में इंडिपेंडेंस नहीं होती, को डिपेंडेंसी में कंट्रोल आ जाता है, को डिपेंडेंसी में वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज़ आ जाता है। आपको पता है बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम प्रॉपर मेडिकली रिकग्नाइज्ड कंडीशन है। कौन से सिंड्रोम? बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम। जो औरतें पिटती हैं अपने मियाँ से, वो उनको नहीं छोड़ती क्योंकि उनको सिग्निफिकेंस मिल रही है पिटने से। साइकोलॉजिकली हुक्ड है वो उस अटेंशन पे। इसी तरह बच्चे करते हैं ना। देखें रिलेशनशिप खाली मियाँ बीवी का तो नहीं है, माँ बाप से भी है, बच्चों से भी है। मतलब ये सैडिस्टिक इंक्लिनेशंस है और यही आगे जाके थोड़ा सा बच्चों में भी आती है। मैं इसको सैडिस्टिक लेबल नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये एक इमोशनल डिसरेगुलेशन है। सही है। जो आपकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हो ना। अगर वो ज़्यादा नेगेटिव है तो बच्चों में भी आएगी। आप देखोगे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जिनके पेरेंट्स डिप्रेसिव होते हैं उन बच्चों में डिप्रेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जिनके घरों में एंजाइटी होती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उनके बच्चों में भी हो सकता है। और ये वही चीज़ है, ख़ास तौर पे मुझे भी कुछ अर्से पहले एक खातून से मेरी डिस्कशन हो रहा था, हमारे कंटेंट पे ही हो रहा था, तो वो मेरे इनबॉक्स में अच्छी खासी बातचीत हुई उनसे। उन्होंने बस 2-3 बातें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा देखें बहुत दफ़ा हमारे यहाँ अभी कुछ अर्से पहले मैं शादी में बैठी हुई थी तो एक बातचीत हो रही थी, तो कुछ ख़वातीन कहने लगी कि आजकल तो फ़ोन सफ़ेद हो गए हैं, आजकल वो प्यार ही नहीं रहा। हमारे दौर में हमारी अम्मा 10-10 लोगों के लिए खाना बनाती थी, कितने काम करती थी। तो मैंने सिर्फ एक में वो कहता ना कि आप माचिस डालते हैं
एक हेयर स्टाइल तेली लगाना, हाँ। तो मैंने कहा कि आपने कभी अपनी अम्मा से पूछा कि क्या वो सब खुशी से करती थी? तो एकदम उन्होंने कहा क्या मतलब है, हम क्यों पूछेंगे, जाहिर है वो कुछ बोला नहीं, ये आपकी असम्पशन है, खुशी से थोड़ी करती थी। बिलीफ सिस्टम का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का भी हाँ, फर्क है। देखिए, तो लव बिल्कुल। इज इक्वल टू सैक्रिफाइस होता था हमारी अम्मा की जनरेशन से पहले। लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, बट इज लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके तो फिर वो आपका हथियार बनता है ना कि देखो मैंने क्या किया था तुम्हारे लिए। अभी एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है ERD कोई वो जो इंस्टीट्यूट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे और काफ़ी अच्छे। तो उन्होंने कहा कि 49 ईयर्स बाद एक कपल की तलाक हुई, तो नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ देख लिए, उसके बाद बस एक फड्डा आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ किया, और दूसरी पार्टी कहती है तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ किया। तो सेक्रीफाइस जब आया तो बेसिकली ये हुआ, ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये वाली चीज़ आ जाती है ना। लव लैंग्वेज नहीं समझते ना फहद, कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपके दूसरे पॉडकास्ट में भी बोला था कि लव लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। तुम किसी के लिए कुछ करे चले जाओ, एक्ट्स ऑफ सर्विस करे चले जाओ। ओके, सो एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मैं नानी, मेरी जो नानी माँ थी, एक्ट्स ऑफ सर्विस वाली थी वो। हम बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब किया उन्होंने, राइट। बट मैंने मामा से पूछा, कभी उन्होंने आपको हग किया, आई लव यू बोला? तो मामा मेरी कह रही है नहीं, ऐसा थोड़ी होता था उन वक्तों में। वक्त की बात नहीं है, आपकी लव लैंग्वेज की बात है। जिसका लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है वो उसी लव लैंग्वेज को एक्नॉलेज भी करेगा। अगर आप उनको जफियाँ डाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक्ट ऑफ सर्विस नहीं कर रहे, तो आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। करेंसी, लव की करेंसी क्या है आपकी? आपके बैंक में कितना करेंसी वो डिपॉजिट हो रही है? अगर बुशरा की लव लैंग्वेज है कि जी टच बेस्ड है कि जी मुझे आप आके हक किया करें, जाने से पहले मुझे हक किया करें, काम पे जा रहे हैं, मुझे सिग्निफिकेंस मिलती है ऐसे, और आप ये सब छोड़ के उसको गिफ्ट्स ला के देना शुरू करते हैं, तो क्या उसके बैंक में वो करेंसी डिपॉजिट हो रही है? सही बात, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। लव लैंग्वेज के पैटर्न्स होते हैं, बहुत से लोग ये देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट गाइडेंस हो तो ये रिजॉल्व जल्दी हो जाते हैं। गाइडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोचिंग फ्रैंकली, ठीक है। वाई? बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड सो मैनी। लोग पागल नहीं है, लोग अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपने अंदर होती है। फिर चाहे आप वो एज एन इंडिविजुअल करें, चाहे आप टीनेज में करवाएं, चाहे आप अर्ली 20s में कराएं, चाहे आप प्री मैरिटल करवाएं, चाहे आप मैरिज के बाद करवाएं, चाहे आप ऐसे वक्त पे करवाएं कि आपकी शादी टूटने वाली है। आपको रेडी होना है टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग बेटर। फात बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमने इतने अरसा थेरेपी ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थेरेपी का क्योंकि मॉडल अलग है। या तो आप इतना सारा वक्त निकालो, उस मॉडल के हिसाब से चलो, और जो वहाँ सिखाया जाए कराया जाए वो करो। कुछ लोग चूज़ करते हैं मेडिसिन के साथ थेरेपी लेना। मैंने नहीं देखा कि कोई अकेले थेरेपी या अकेले मेडिसिन से बेहतर हुआ। मेरे अपने एक्सपीरियंस में पिछले 5 साल में मैंने ये देखा कि कोचिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आए। सही है, क्योंकि लोग ना फिर लेबल के साथ नहीं रहते, उनके पास से एक्सक्यूज़ हट जाता है। कोई भी आता है ना, मैं उनसे नहीं पूछती कि अच्छा आप साइकाट्रिस्ट के गए थे या आपने साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया था, क्या आपको कोई लेबल मिला? क्योंकि मेरे साथ ख़वातीन ऐसे भी शुरू होती हैं, हमारे मियाँ तो बड़े नार्सिसिस्ट है। अब नार्सिसिस्ट का लेबल लग जाना, यू नो, बहुत बड़ा लेवल है। हाँ, और फिर वो बंदा चाहे हो या ना हो, वो उस तरह से बिहेव भी करने लगता है कि अब जब है लग गया तो मैं ऐसी बर्दाश्त करो, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि जी हम खर्चा नहीं कर सकते, हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये सोच आने से पहले, यानी व्हेन यू आर अप्रोचिंग मी, जब आप मुझे ऑनलाइन या ऑन सोशल मीडिया अप्रोच कर रहे हैं, मेरे पर्टिकुलर चंद सवाल होते हैं। आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ? डू यू वॉन्ट टू डू इट नाउ? बिकॉज नाउ मीन्स गोइंग फर्दर फास्टर, राइट? जल्दी हो जाएगा आपका जो भी रेजोल्यूशन आपको चाहिए, जो भी ROI चाहिए, वो जल्दी मिल जाएगा। वेट नहीं करना है, ठीक है। मेरा भी टाइम ज़ाया नहीं होगा ऐसे। आई वॉन्ट टू गिव इट ऑल इफ़ यू आर रेडी, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या आपको इजाज़त की ज़रूरत है? क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी था।
मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स यूज़ किए हैं, लाइक कोचिंग से पहले मैंने किताबें पढ़ी। सही है, किताबें पढ़ने से ज़रा बंदे को ये ख्याल होता है, ओह ये भी होता है, ओह मैं अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। ठीक है, कितने लोग रीडिंग करते हैं? मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स रीड नहीं करते। उन्हें जब मैं कहती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं असाइनमेंट दूंगी, एक किताब ये उठा लेना, एक वीडियो ये देख लेना। असाइनमेंट दो तो वो कर लेते हैं, वरना खुद से ध्यान नहीं जाता। कम लोग हैं जो अपनी रीडिंग करते हैं कॉन्शियसली। बहुत से लोग रीडिंग तफरी के लिए भी तो करते हैं ना, नॉवेल्स पढ़ लिए, फलाने ऑथर को पढ़ लिया। हाँ ठीक है, मैं पर्टिकुलरली उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हो। क्या आपको ये रियलाइजेशन है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आप अभी तक उंगली उठा रहे हो, इनकी वजह से मैंने यूँ किया, इनकी वजह से मैंने यूँ किया, मेरी बेगम की वजह से मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, रियलाइजेशंस हैं। और मैं इस तरफ आ रही थी कि जो मैं सवाल करती हूँ इन्वेस्टमेंट का, वो मैं उससे रिलेट इसलिए करती हूँ क्योंकि सालों तक मैंने अपने आप से ये सवाल नहीं किया था। मेरी 16.5 साल हो चुके हैं शादी को। काम मैंने 8-8.5 साल पहले करना शुरू किया है। बच्चे भी थे मेरे पास 2, मैं उनको बड़ा कर रही थी, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी फात जब मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी सोसाइटी में। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ ना, मतलब मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अब्बा ने मुझे पढ़ाया है सही। ठीक है, मैं उसको किस तरह से यूज़ करूँ। अच्छा, एक और बात भी थी, मुझे जाके कहीं पे किसी अस्पताल में उस तरह नौकरी नहीं करनी थी, उस तरह के रगड़े खाने भी नहीं थे, मेरा गोल ही नहीं था। ठीक है, मैं यहाँ इसको कनेक्ट करना चाहती हूँ इस बात से कि आज आपकी ऑडियंस अपने आप से ये पूछे कि किसी भी रिलेशनशिप के मामले में, चाहे वो कुआरे हैं तो अपने माँ बाप से रिलेशनशिप, अपने बहन भाइयों से रिलेशनशिप, चाहे वो शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस से रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का गोल क्या है? गोल कब डिसाइड होगा? जब वो ये तय कर लेंगे आज हम कहाँ खड़े। आई इन्वाइट यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 being really bad and 10 being really awesome, वेयर डू यू सी योर सेल्फ? आज आप अपनी रिलेशनशिप में कहाँ खड़े? सपोज़ आप शादीशुदा हैं, आप एक वाइफ हैं और ये आपके हस्बैंड हैं, और आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ हैं, आप दोनों की मैरिटल रिलेशनशिप आज 1 से 10 के स्केल पे कहाँ है? क्या आप 1 पे हैं? क्या आप 5 पे हैं? या आप समझते हैं कि जी एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी और आप 10 पे? ऐसा नहीं होता। बी रियलिस्टिक, सोचें आज आप कहाँ हैं। अगर आप 5 पे भी हैं तो 5 से 6 पे क्या लेके जाएगा? व्हाट इज़ द गोल यू हैव टू गो फ्रॉम 5 to 6? आए बैठ के गोल बनाते हैं। गोल कैसे बनते हैं? गोल ख्वाब नहीं होता कि जी सब सारे क्लैशेस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसको अगर कंक्लूड करें और एक डिसाइसिव क्वेश्चन पूछूं जो बेसिकली लोगों को थोड़ा पुश करे इस तरफ कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग दे शुड कंसिडर, तो उसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आज जैसे आपने कहा कि आपने भी कोचिंग ली है, रिलेशनशिप कोचिंग ली है, आपके भी कोर्स रहे हैं इस मामले में, तो आपने कहाँ कंसिडर किया था अपने आप को 1 से 10 पे? 7 पे। सही है। एंड फॉर एग्जांपल 7 से 8 पे आने के लिए आपको क्या लगता था कि व्हाट शुड बी डन कि आप 8 पे या 9 पे आओगी? अगर मैं सही बताऊँ ना, तो पहले मुझे ये लगता था कि यार यासिर को कुछ करना चाहिए। अच्छा, सही है। मैं उस वक्त अवेयर नहीं थी। It's not about you, it's about यासिर। आपको ये था लगता? हाँ, ठीक है। क्योंकि इवन जब मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन गुजारा, मेरी जो गायनी प्रोफेसर हैं डॉक्टर सादिया पॉल, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें क्या फील हो रहा है? मैंने कहा मुझे लगता है यासिर टाइम नहीं दे रहा। एक यंग लड़का अपने 30s में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, मुझे उसका स्ट्रगल नज़र भी आ रहा है। मैं उसके स्ट्रगल में उसको हेल्प नहीं कर रही क्योंकि मैं आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस। ठीक है, उसके बाद वो भी थक के आ रहा है, वो थक के आ रहा है, उसको क्या है कि जी तुम रेड लिपस्टिक लगा के मुस्कुरा के तो मिलो। अगर मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मुझसे पूछे मेरा दिन कैसा गुजरा। मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं कोई काम ऐसा नहीं करी। हाँ, मैं छोटा मोटा बता दूँगी, आज यूँ हुआ था, मॉम से बात हुई, नन से ये बात हुई, फलाना फलाना बच्चों ने कहा। उसके बाद इसमें उसके इंटरेस्ट का क्या है? इसमें हमारी ग्रोथ की क्या बात है? इसमें हमारी लर्निंग्स की कहाँ बातें हो रही हैं? अच्छा, फिर मेरी तवज्जो क्या है? मुझसे तो पूछ ही नहीं रहा, मुझसे पूछो। मैं उससे कितना पूछ रही हूँ, कैसा रहा आपका दिन? अब वो भी फ़िल्टर करके बताएगा, क्योंकि अगर वो ये कहेगा कि जी हाँ मैं दोस्तों के साथ लंच पे चला गया था, तो मैं कहूँगी मेरे साथ तो निकलते नहीं हो,
क्योंकि तुम काम ऐसी जगह कर रहे हो वहाँ तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा मेरे साथ घूमने फिरने का। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना फाद। शुरू में मैं इस पॉइंट पे थी कि ऑल्दो मेरी लव मैरिज बड़ी थ्राइविंग थी, लेकिन मुझे अपने काम पे ना जाने की वजह से, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस ना होने की वजह से ये ख्याल नहीं आता था कि मैं अपने लिए कुछ करूं, क्योंकि मुझे लगता था मुझे तो प्रूफ करना है कि मैं घरदारी अच्छी करती हूँ। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग मी। पर्सनल लेवल पे फुलफिलिंग नहीं था आपके लिए। एग्जैक्टली। और मैं कर तो रही थी, 10 चीज़ें करो, 9 ठीक हो, जो गलत है वो हाईलाइट हो रही हो तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। बिल्कुल ठीक है। अब उस मोमेंट में मुझे नहीं ये ख्याल था, ये महज थोड़ा सा अपने आप को बाशऊर करने के लिए कुछ किताबें पढ़ ली। फिर इत्तेफाक था कि अरसलान तारिक गॉट इन टच विद मी एंड आई टोल्ड हिम कि मैं उसके प्रोग्राम में बैठूंगी कैसे इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी। इजाज़त? यस, ठीक है। और मैंने इजाज़त तो नहीं ली, यासिर के साथ मेरी दोस्ती इस तरह की है, इजाज़त तो नहीं थी, वो ये था कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर लोगे स्कूल से, मैं दिन में नहीं होंगी, कैसे कर सकोगे। जब मैंने अपना माइंड बना लिया तो मेरा सवाल ये नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, मेरा सवाल था कैसे होगा, हाउ। सवाल चेंज हो गया। उस हाउ ने मुझे 7 से फिर आगे पुश किया। मैंने ट्रेनिंग ली, अपने ऊपर काम किया। आपको पता है मैंने ट्रेनिंग अपने लिए ली, मैं इन्वॉल्व जो हुई उस ट्रेनिंग में वो इसलिए हुई कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, मेरे चेंजेस मेरे बच्चे देख सके। मैंने एक किताब पढ़ी थी रॉबिन शर्मा के हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मैंने शायद आपकी पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र किया हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझे फायर ब्रीदिंग ड्रैगन के तौर पे याद रखें। मैं चाहती हूँ वो ये याद रखें कि जी हमारी मामा बड़ी सॉर्टेड थी, हमारी मामा ने हमें इस तरह से हेल्प की और ये चीज़ें सीखी हमने अपनी मामा से। गोल चेंज हो गया, वो गोल मैंने लिखा। रिलेशनशिप कोचिंग जब मैंने ली तब जब मुझे लगा कि मुझे अपनी इंटीमेसी इम्प्रूव करनी है, आई नीड टू, मेरा मियाँ भी इवॉल्व हो रहा है, मैं भी इवॉल्व हो रही हूँ, आई वॉन्ट अस टू ग्रो टुगेदर नॉट अपार्ट। देखिए ना फहद, ग्रो सब कर रहे हैं। माई गोल वॉज दैट वी नीड टू ग्रो टुगेदर, वी नीड टू मैच आवर पेस, वी नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हमारे गोल्स हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम 10 पे पहुंच गए। आज भी अगर हम 8-9 पे हैं तो आज भी हमें गोल सेट करना है। व्हाट्स द नेक्स्ट गोल, now we know how to make a goal, how to use and apply the ultimate success formula. Brainstorming हम दोनों मिल के कर लेते हैं। प्रोफेशनली मेरा नीश अलग है, इमोशनल वेलबींग है, यासिर का नीश बिजनेस कोचिंग है। प्रोफेशनली हमारे गोल्स क्या हैं, हर चीज़ अलग अलग है, बट इट हैज़ टू कम टुगेदर। और ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। बहुत दफ़ा क्या होता है कि जो ओनली ब्रेड विनर होता है ना, हमारे यहाँ तो मसला ये आ गया, अब जो हालात आ गए हैं कि एक ब्रेड विनर है, 12 रोटी खाने वाले हैं, एक बेचारा कमाने वाला है, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। ठीक है। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि जो को डिपेंडेंसी वाली आपने बात की, बंदे बड़े पॉसेसिव हैं कि यार तुम घर में बैठो, हम काम कर रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़वातीन घर में बैठ के बापर्दा 7 पर्दों के अंदर बैठ के काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको इनेबल नहीं किया जा रहा। इसमें ना कुछ फियर्स हैं जो कि मुझसे किसी ने डिस्कस किए थे, तो मैं जल्दी से आपको भी बता देती हूँ। एक फियर ये है कि पावर डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। पैसे घर में आएंगे तो फिर वो अपनी चलानी शुरू कर देगी। ये बहुत ज़्यादा मैं चाहूँगी कि जब आप यासिर से बात करें ना, जो भी आपका टॉपिक उनके साथ डिसाइड होता है, तो ये ज़रूर पावर डायनामिक्स की ज़रूर बात करें। आई थिंक एक मेल पर्सपेक्टिव इस पर होना चाहिए, क्योंकि औरत तो चाहती है, मैंने भी मैं अगर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ तो मैं इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं आज़ाद हो गई और मैंने बड़े कोई तीर मार लिए। नो, आई कैन सी, यस, आई वांट टू बी दैट पार्टनर। इफ़ आई एम द पार्टनर इन क्राइम, आई एम द पार्टनर इन एवरीथिंग। कितने मर्दों को ये हजम नहीं होता है ये चीज़, वो दे कांट रिलेट टू दिस थिंग कि यार उनकी जो बंदियाँ हैं, जो अगर वो ज़्यादा भी कमा जाएगी तो आपका ही घर फ्लरिश कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, वो सारे पर्दों का ख्याल भी रखें, सब कुछ सारे एथिक्स का ख्याल भी रखें, उसके बावजूद भी कमा सकती हैं और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि यार कितने सारे आपके और मेरे कंटेंट में बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे इसमें ये है कि यार ये तो अमीरों के सोच लें, इस तरह की बातें होती हैं। दूसरी चीज़, कोई बंदा कहता है कि यार आपको क्या पता है कि ख़वातीन के पास 2 पैसे आ जाते हैं तो मर्द तो क्या करता है, मर्द तो कुर्बान कर देता है, लेकिन ख़वातीन बोलती हैं कि यार अब मेरे पास पैसा है, अब तुम जाओ साइड पे, मैं अपना काम खुद करूँगी। बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं, असम्पशंस हैं। जो एक चीज़ इसमें यह भी है कि देखिए, इस्लाम औरत को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है ना, तो ये बात तो है कि जो वो कमाएगी
वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ स्पेंड करेगी। यहाँ पर फिर सेल्फिशनेस और सेल्फ लव दोनों आ जाते हैं। एक औरत को अगर कमा रही है, इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो उसको ये शऊर होना चाहिए कि कहाँ सेल्फ लव है और कहाँ सेल्फिशनेस की हद शुरू हो रही है। अगर आपके पास पैसे रखे हैं और आपका मियाँ ज़ीरो अकाउंट लेके फिर रहा है और उसको शर्मिंदगी हो रही है कि वो आपको नहीं दे पा रहा, तो वो पैसा आपके किस काम का? सही बात। आप पार्टनर के तौर पे बिहेव नहीं कर रही। डिसाइड हो जाए ना, आप पैरासाइट हो क्या हो, आप डिमांड्स तो पूरी कर रही हो बट आपका अपना दिल नहीं मानता। आपके प्यार में ये शामिल नहीं है कि आप हस्बैंड को इमोशनली, फाइनेंशियली और हर तरह से सपोर्ट करो। लेकिन मसला पता है क्या है कि अगर इस तरह की ख़वातीन हैं भी, मैं काफ़ी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ, लेकिन मर्द हजरात जो है ना वो हज़म नहीं करते कि यार हम औरत की कमाई कैसे खाएंगे, इस चीज़ को कैसे कैटर किया जाए। ये बिलीफ सिस्टम है। हाँ, और इस पे काम होता है फ़हद, काम हो सकता है। इज़ द बिलीफ सर्विंग यू टुडे? आप इंटेंशंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं ख़वातीन की, यार इसकी इंटेंशन अलग है, मुझे नीचे अच्छी दिखाना चाह बात रही मैं है। बताऊँ, अच्छा है कि आपने इंटेंशन का वर्ड यूज़ किया। इंटेंशन पॉजिटिव होती है, बिहेवियर अलाइन नहीं होता। कोच आपको बिहेवियर अलाइन करवा सकता है एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। ठीक है सुना, थैंक यू वेरी मच। ये टॉक जो है ये बेसिकली काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मिसकंसेप्शंस क्लियर करेगी, क्योंकि काफ़ी लोग ने मुझे अप्रोच किया था कि रिलेशनशिप कोचिंग किस बला का नाम है और ये कैसे होती है, और आपके एक्सपीरियंसेस से आई होप के पीपल विल एक्चुअली रिलेट। तो सना यासर का जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी आपको वैसे इंस्टाग्राम पे रीच किया जाए ज़्यादातर, व्हाट डू यू प्रेफर? आई प्रेफर फेसबुक। सही है, दीज डेज फेसबुक पे पेज जो आपका डॉक्टर सना यासर है। बिल्कुल। सही है। और इंस्टाग्राम पे भी हैंडल वही है, DRSANAYASIR। ठीक है, तो आप फ्रिक्वेंटली मैसेजेस देखती हैं उस पर और अप्रोचेबल हैं, तो आई फील फ्री टू मैसेज है। और जितना भी आप देखें, वैल्यू दोनों तरह आपको मिलेगी। हम कंटेंट बेसिकली इसलिए बना रहे हैं कि हम आपका एक कॉन्डुइट बनना चाह रहे हैं। वो सारे सवाल, वो सारे जवाब, वो सारी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस जो बेसिकली आप चाहते हैं हों लेकिन हो नहीं रही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे ख़ानदान में, हमारे वर्क प्लेसेस में, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। यू कैन एक्चुअली डिराइव वैल्यू आउट ऑफ इट। और आप कुछ कस्टमाइज सोल्यूशंस चाहते हैं, डेफिनेटली हर चीज़ आपसे रिलेट नहीं करेगी। आपके कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं दैट यू वांट सोल्यूशन टू, सो सना इज़ ऑलवेज हेयर, वी आर ऑलवेज हेयर टू केटर टू देम। वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और ऐसे कौन से सवालात हैं और जो आप चाहते थे कि इसमें हो, तो हम उसको बाद में कवर कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली ये एक सीरीज़ है, ये चलती रहेगी। क्योंकि बात सिंपल है, इज़ एक्चुअली अ मूवमेंट, इट हैज़ टू गेन मोमेंटम बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सना एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।